हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपनी स्टडीज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये जो चैप्टर ना ये इंडियंस के दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि ये चैप्टर है कि किस तरीके से हमारा ये जो देश है हमें आजादी मिली, किस तरीके से स्ट्रगल किया गया, किस तरीके से मूवमेंट चलाए गए थे। तो वो सब आपको इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा। और मैं आपको ये बात 100% श्योरिटी के साथ में बोलता हूं कि YouTube के ऊपर आज तक ऐसी वीडियो किसी ने भी नहीं डाली होगी। ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर कि आपको कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। बस स्टार्टिंग की जो मैं बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, अगर ये भी याद रख लोगे तो भी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, ये इसके अंदर बेसिकली एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेन है, वो है महात्मा गांधी जी। हर एक मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी जी का रोल था, हर एक मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। तो आपको एक मेन कैरेक्टर याद रखना है कि गांधी जी की ये पूरी पूरी कहानी है। अब ये जो चैप्टर है ये पूरा पूरा 19th सेंचुरी के अराउंड है। 19th सेंचुरी के अंदर ही ये पूरा पूरा हुआ था नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये होता कहां से, इसकी कहानी स्टार्टिंग होती है कि जब महात्मा गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 के अंदर। अब ये जो 1915 का टाइम था, इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हो रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे यही आता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्या क्या इंपैक्ट हुआ था इंडिया के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि जब कभी भी वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कि टैंक्स होते हैं उनको, और भी जैसे यूनिफॉर्म्स होती है, सोल्जर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पैसा लगता है। अब वो जो पैसा है वो कहां से आता है? ये जो आप लोग टैक्स देते हो ना, इसी से आर्मी को भी पैसे जाता है, पुलिस को भी पैसे जाता है। तो वही क्या हुआ, यहां से एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया मिडिल क्लास के लिए। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उतना अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होती है। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि मिडिल क्लास जो है वो इफेक्ट होगी। देन फिर इसके बाद में नंबर थर्ड जो है, जो कि इंपैक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर की वजह से, वो ये हुआ था कि आर्मी को लड़ने के लिए क्या चाहिए होते, सोल्जर्स। अब देखिए सोल्जर्स होते लिमिटेड, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर का टाइम है तो सोल्जर्स कहां से लाएंगे? तो क्या होता था कि गांवों के अंदर जाती थी आर्मी, बोलती थी कि भाई 18 साल से ऊपर की जितने भी वो आ जाए। तो एक तरीके से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था, जो नहीं जाना चाहता था उसको भी वो लेकर के जाते थे। तो ये चार मेजर थे जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इंपैक्ट। अब यहाँ पे गांधी जी की एंट्री हो जाती है 1915 के अंदर। तो गांधी जी का जो सबसे पहला मूवमेंट होता है वो होता है 1917 के अंदर। देखो मैंने पूरे पूरे नोट्स बना रखे, इसी से मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है चंपारण बिहार के अंदर। ये किस लिए होता है? वहां पर प्लांटेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पहले गांधी जी क्या थे, स्मॉल लेवल के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे कि ये चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे काम किया। देन फिर उसके बाद में वो गुजरात में गए, गुजरात के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो फार्मर थे, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम थी। जैसे कि प्लेग आ गया था इस टाइम के ऊपर, प्लेग से लोग इफेक्टेड थे, लेकिन वो जो जमींदार थे वो उनका टैक्स माफ नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर जाकर के एक मूवमेंट किया जिससे कि उनको वहां पर रिलीफ मिला। देन फिर इसके बाद में गांधी जी सबसे फर्स्ट टाइम पर जो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं वो करते हैं अहमदाबाद के अंदर। अब ये जो सत्याग्रह था ये किस लिए था और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि अगर आपका कॉज सही है और आप इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्स की, मतलब वायलेंस की जरूरत नहीं है। ये था सत्याग्रह का मतलब। गांधी जी कहना ये चाहते थे कि आपको है ना हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आपको वायलेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको बस लड़ते जाना है, नॉन वायलेंस आप जीत सकते हो। फिर इसके बाद में ये जो सत्याग्रह था अहमदाबाद वाला, ये हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जो उनकी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी। भैया काम तो पूरा ओवर टाइम करवा रहे थे, लेकिन जो उनको जैसे कि क्या बोलते हैं कि आप पर डे का जो है वो उससे भी कम चार्ज कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने वहां पर एक मूवमेंट किया, सबसे पहले सत्याग्रह किया। तो फिर गांधी जी को यहां से ट्रिगर हुआ कि भाई ये जो सत्याग्रह है इसको मैं बड़े लेवल के ऊपर लेकर के जाता हूं। तो वो कैसे लेके जा सकता हूं? तो इसके लिए ना यहाँ पे इसके बाद में जैसे कि 1918 के अंदर अहमदाबाद में गए थे, लेकिन उसके साथ में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि 1918 से 1919 और 1920 से 21 2 साल तक कोई भी फसल नहीं उगती। एक तरीके से बोल दो कि आप अकाल पड़ गया। अब जब फसल उगी नहीं तो लोग खाएंगे क्या? अब जब लोगों के पास में फसल नहीं होगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, जिस वजह से बहुत सारे करोड़ों लोगों की यहाँ पे जान गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉप फेलियर कब हुआ था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आती है वो आती है 1919। अब ये जो ईयर है इसके अंदर गांधी जी क्या करते हैं कि पूरे पूरे इंडिया के अंदर एक सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं।
अब ये सत्याग्रह क्यों लॉन्च करते हैं? ये जो रॉलेट एक्ट होता है उसको ओपोज करने के लिए यहाँ पे गांधी जी करते हैं। कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, सिंपल से समझो कि एक ऐसा एक्ट था जिससे कि गवर्नमेंट को पावर थी कि जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो तो गवर्नमेंट आकर के उसको रुकवा सकती है और आपको जेल में डाल सकती है 2 महीने के लिए बिना किसी नोटिस के, और आपकी बेल भी नहीं होगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खराब एक्ट था। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह को लॉन्च किया। और इसके अंदर क्या था कि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल 1919 के अंदर उन्होंने एक हड़ताल ऑर्गेनाइज करी जो कि नॉन वायलेंस थी, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी कि ये एक्ट गलत है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अब जैसे कि एक्शन हो गया, अब इसका रिएक्शन दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधी फायरिंग कर दी। अब ये फायरिंग हो गई जिस वजह से बहुत ही ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो गए। अब जब लोग डिस्टर्ब हो गए तो लोगों ने फिर से अपना आक्रोश जताया। ये डेट आती है यहाँ पर 13 अप्रैल 1919, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यह है जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसके अंदर की क्या था, जनरल डायर के पास में इसकी कमांड थी और जनरल डायर ने क्या किया, सभी के ऊपर फायरिंग करवा दी थी। तो यहाँ पे ये एक इंसिडेंट होता है। देन फिर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है आते आते 1918 के आसपास, और यहाँ पर जो एक खिलाफत कमेटी बनती है, ठीक है, मार्च 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी बनती है। अब ये खिलाफत कमेटी क्यों बनती है? ये कमेटी इसलिए बनती है क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके अंदर जो एम्परर था ऑटोमन का, वो हार गया था। और ये जो एम्परर था, इसको मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो मानती थी अपने, एक तरीके से बोल दो कि हायर जो अथॉरिटी है कि उनके लिए हम भगवान मानते वैसे ही उनको मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब हार गए तो ऐसे रूमर्स फैलने लग गई कि उनके डिसरेस्पेक्ट होगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि वहां पर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, जो कि यहां पर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनके अगेंस्ट में जो भी लोग उनके साथ में डिसरेस्पेक्ट करने वाले थे उनको बचाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब ये जो कम्युनिटी थी इसको इंडिया के अंदर जब स्टार्ट हुई थी मार्च 1919 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जिसको कि 2 लोगों ने लीड किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर अभी क्या होता है कि अभी जो सत्याग्रह था उसके अंदर जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में गांधी जी थोड़ा सा पीछे हट गए थे। अब गांधी जी ऐसा तो था नहीं चुपचाप बैठने वाले थे, तो गांधी जी ने क्या किया कि सितंबर 1920 के अंदर जो लीडर्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको समझाया कि ये जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं हमारी वजह से कर रहे हैं। जैसे कि उनका कहना ये था कि अगर आज हम लोग इनको डिनाई कर दें, हम इनके साथ में कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो अगले दिन से ही इनका यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा। तो यही बात उन्होंने समझे और लोगों ने माना। तो यहां से गांधी जी लॉन्च करते हैं सितंबर 1920 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था बेसिकली ये था कि इसके अंदर गांधी जी कहना चाहते थे कि हम है ना जो भी ब्रिटिशर्स चीज है उनको यूज में नहीं लेंगे, हम हमारी इंडियन चीजों को यूज में लेंगे, जिनसे कि इनको पता लग जाएगा कि भाई तुम्हारी क्या औकात है। फिर इसके बाद में जो ये था, ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसको अलग अलग स्टेजेस के अंदर किया गया था, जिसमें सबसे पहली स्टेज ये थी कि जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उनको बायकॉट कर दिया गया। और फिर इसके बाद में सेकंड जो है वो ये था कि जो इंडिया के अंदर क्लोथ जो हम लोग कपड़े पहनते थे वो भी क्या होता था, बाहर से इंपोर्ट होता था। तो क्या किया कि हमने उस जो कपड़े है उसको भी यहाँ पर बायकॉट करने लगे। और उसी के साथ में यहाँ पर टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, इन सभी ने अपना रोल किया और इन्होंने भी स्कूल्स को बायकॉट कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट को बायकॉट कर दिया। तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज थी उन सभी को यहाँ पे बायकॉट कर दिया गया हमसे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे बायकॉट, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग मार्क कर लेना और एक डेटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देन फिर इसके बाद में ये जो मूवमेंट है नॉन कॉर्पोरेशन, ये इतना ज्यादा नहीं चला, नहीं तो हम लोग इसी से जीता। लेकिन होता क्या है कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसके अंदर एक इंसिडेंट होता है फरवरी 1922 के अंदर यूपी के अंदर चोरा चोरी एक जगह जहां पर इंसिडेंट होता है। इसमें क्या होता है कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है, कोई भी लड़ाई नहीं होती, एकदम से पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कोई भी वायलेंस नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जो क्लैशेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोई पुलिस वगैरह कहते होंगे तो उनके साथ में लड़ाई हो जाती है। जब ये लड़ाई होती है तो इसको देख करके गांधी जी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो थे नॉन वायलेंस के ऊपर चलने वाले। लेकिन यहां पर क्या होता है कि वायलेंस के रास्ते के ऊपर वो चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहां पर गांधी जी जो है इस मूवमेंट को यहीं पे ही रोक देते हैं। अब जब ये मूवमेंट रुक जाता है तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी यहां पर हार मान गए, उन्होंने एक नया मूवमेंट, आप देखो सबसे पहले क्या किया था, सत्याग्रह किया था, छोटे लेवल पर किया, फिर उसके बाद में बड़े लेवल के ऊपर गए। देन फिर वो फेल हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया, नॉन कॉर्पोरेशन फेल हो गया, फिर उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस था इसके अंदर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि आती है साइमन कमीशन, जो कि इंडिया के अंदर आता है और उसका स्लोगन होता है, ये आता है 1928 के अंदर, इसका स्लोगन होता है गो बैक साइमन। अब ये जो है ये सब कुछ इंसिडेंट हो रहा ही होता है, उसी के साथ में अब इस टाइम तक आते आते सभी लोग जो लीडर्स थे हमारी कांग्रेस पार्टी के वो सब चीजें समझने लग जाते हैं। देन फिर यहाँ पर दिसंबर 1929 के अंदर क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो लाहौर कांग्रेस सेशन करते हैं, जिसके अंदर की वो डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की।
देन फिर इसके बाद में यहाँ पे ये सब जो चल रहा था कि यहाँ पे हमें एक तरीके से अभी इतना जोश आ चुका था कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, 26 जनवरी 1930 के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो डेट है 26 जनवरी 1930, यहां से हम लोग इंडिपेंडेंस, फुल्ली इंडिपेंडेंस हम लोग मानने लगेंगे। देन फिर इसके बाद में ये सब जो मूवमेंट चल रहा था, तो यहां पर गांधी जी को एक चीज मिलती है जो कि गांधी जी नोटिस करते, वो देखते हैं नमक। अब नमक जो है, गांधी जी ने कहा कि इससे हमारी जो पूरी पूरी कंट्री है उसको हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गांधी जी का कहना ये था कि नमक चाहे से गरीब हो या फिर अमीर से अमीर हो, हर कोई इसको कंज्यूम करता है। लेकिन ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ऐसी थी कि ना ही तो ये नमक को फॉर्म करने देती थी और खुद ही फॉर्म करती थी, और उसके ऊपर भी इनका टैक्स लेना था। तो गांधी जी को लगता था कि भाई टैक्स नहीं लेना चाहिए, ये सभी का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ और भी डिमांड्स होती है, जिस वजह से गांधी जी क्या बोलते हैं कि लॉर्ड इरविन जो है उसको एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर लिखने के बाद में गांधी जी बोलते हैं कि भैया ये मेरी 11 डिमांड्स हैं, इनको अगर 11 मार्च तक आपने फुलफिल नहीं किया तो मैं एक नया मूवमेंट करूंगा। लेकिन वो थे ब्रिटिशर्स थे, वो बात मानते नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने क्या करा कि फिक्स 12 मार्च 1930 को एक सॉल्ट मार्च को लॉन्च किया, जिसका मेन मिशन ये था कि ये जो सॉल्ट मार्च है इसके थ्रू क्या करेंगे, हमारे जो सॉल्ट लो है नहीं बना सकते उसको ब्रेक करेंगे और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 को 74 वॉलंटियर्स के साथ में 240 माइल्स का होता है, जो कि स्टार्ट होती है हमारी साबरमती से दांडी तक। और ये जो पूरी सॉल्ट मार्च से 24 दिन की थी, और ये जो सॉल्ट मार्च है ये एंड होती है 6 अप्रैल 1930 को, जहां पर कि गांधी जी क्या करते हैं कि जो समुद्र का पानी है उसको गर्म करके सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। तो ये सब कुछ एक बेसिक ओवरव्यू था। अब इसके बाद में आप नोट्स से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझने वाले हो, तो फिर चलिए नोट्स के ऊपर। उससे पहले जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ये जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म आया था। तो सबसे पहले अगर बात करें चेंजेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, तो सबसे पहला तो ये हुआ था कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। इसकी वजह से काफी सारी नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। टैक्सेस वर इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड द इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि काफी सारी नई चीजें हुई। तो सबसे पहला काम तो हर एक गवर्नमेंट करती है कि टैक्स बढ़ा दो चलो, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नई चीज करी थी इन्होंने कि जो कस्टम ड्यूटीज थी वो लगा दिया गया था, और उसी के साथ में हर एक चीज लगा दी गई थी, मतलब इंक्रीज करा गया था, कुछ भी हटाया नहीं था। एंड दिस लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर अ कॉमन मैन। तो जिससे कि क्या हुआ कि जो आम आदमी था उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई। एंड फोर्स द रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मीज, और जैसे कि फोर्स रिक्रूटमेंट होता था, आपने सुना होगा आपके दादा के पापा को कई की बार कि उनको फोर्सफुली आर्मी के अंदर ज्वाइन करवा दिया गया था, अगर वो नहीं चाह रहे थे तो भी। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1918 और 1920 से 21 के बीच में 4 साल हो गई है। 4 साल तक क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि फेमिनिज्म मेड अ वर्स सिचुएशन। ऐसा तो हो ही रहा था, उसी के साथ में ये सब भी हो गया कि अकाल पड़ गया, तो जिस वजह से और भी सिचुएशन खराब हो गई। और दिस लेड्स टू एंड दी 12 to 13 मिलियन डेथ्स इन 1921, जिससे कि क्या हुआ कि 1.2 करोड़ से लेकर के 1.3 करोड़ तक लोग मर गए। ये भी नहीं पता कि कितने लोग मर गए थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया था यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 के अंदर वो इंडिया आए थे वापस। तो उन्होंने क्या करा कि मतलब उनके दिमाग में था कि यार हमें कुछ करना है, इंडिया को आज़ाद करवाना है। तो उन्होंने क्या करा कि सत्याग्रह लॉन्च करा। अब सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलाकर के बनाए जाते हैं, सत्य प्लस ग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और ग्रह का मतलब होता है कि टू होल्ड द फर्म, ये होता है सत्याग्रह का मतलब। और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे की फिलॉसफी ये थी कि इफ कॉस्ट इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसर। मतलब ये है कि अगर आपका कोज सही है, अगर आपका कोज सच्चा है और आपका स्ट्रगल इनजस्टिस मतलब कि अन्याय के खिलाफ है, तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। ऑपरेशर शुड बी प्रेस्यूर्ड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द वायलेंस। तो इनका मानना ये था कि जो आगे वाला, आप ये बोल सकते कि आपका दुश्मन है, उसको आपको वायलेंस के थ्रू समझाने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि आप अपनी ताकत दिखा करके तू साइन कर, मैं तेरे को चक्कू मार दूंगा, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है आपको वायलेंस के थ्रू। आपको सिंपल, अगर आप नॉन वायलेंट भी रहेंगे तो भी वहां पर उसको सब कुछ दिख जाएगा।
और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं चंपारण बिहार, जो कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके मैप वर्क से भी रिलेटेड है। तो उसी के साथ में बता देता हूँ कि आपको मैप वर्क अगर देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट मैप की जानकारी मिल जाएगी। और अगर बात करें चंपारण बिहार में, तो इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके सपोर्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडिगो प्लांटेशन के साथ में काफ़ी सारे बुरे बर्ताव होते थे, तो उनके साथ में हुआ था। फिर इसके बाद आदमी हाथ पर आता है खेदा, जो कि गुजरात के अंदर 1917 की बात है कि सपोर्टिंग पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर रेवेन्यू रिलैक्सेशन, मतलब एक तरीके से कहने की बात यह है कि फसल खराब हो गई तो क्या बोला गया कि जो लोग हैं, जो प्लीजेंट्स हैं, उनको थोड़ा टैक्स के थ्रू रिलीफ दे दिया जाए। सरकार तो ऐसी थी नहीं, सरकार बहुत हरामी थे ब्रिटिशर्स। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अहमदाबाद के अंदर सत्याग्रह जो था वो क्यों हुआ था, इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर अगेंस्ट द कॉटन मिल ऑनर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था, गुजरात के अंदर ये सीन था अहमदाबाद में कि जो कॉटन मिल के वर्कर थे वो उनको सही ढंग से पैसा नहीं देते थे, काम करवा लेते थे, सारे दिन भर काम करवाते, पैसा नहीं देते, पैसा देते ही नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब काम ही काम करवाया जाओ, ना खाने को खाना कुछ भी नहीं देते थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं द रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट वो है कि द एक्ट गिव द गवर्नमेंट पावर टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल लीडर्स कैन अरेस्टेड एंड केप्ट इन प्रिजन विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years। तो मतलब बात ये थी कि एक नया एक्ट निकाला गया, रोलेट एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कैसा कर रहे हो, पॉलिटिकल लीडर्स अगर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता था कि आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा बिना कोई भी रीजन के। कोई भी रीजन नहीं होगा, आपको ऐसे उठा करके जेल में डाल देंगे, बस गुंडागर्दी चल रही थी उस टाइम के ऊपर। एंड गांधी जी अपोज दिस अनजस्टिस लॉ एंड ही लॉन्चेस द हड़ताल रोलेट सत्याग्रह एंड डेट डिसाइडेड वाज 6 अप्रैल 1919। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने बोला कि चलो बेटा तुम भी कर लो, हम भी हमारा रोलेट सत्याग्रह निकालेंगे 6 अप्रैल 1919 में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि नॉन वायलेंट रैलीज, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन इंडिया। इसके तहत में क्या हुआ कि एक रिलीज निकाली गई जहां पर बिल्कुल भी वायलेंस नहीं था, स्ट्राइक करी गई, मतलब हड़ताल करी गई, प्रोटेस्ट करे गए, और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था इंडिया में। एंड टू कंट्रोल ऑल द ब्रिटिश टुक्स वेरियस स्टेप्स एंड वन वाज दैट दे फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर, दिस प्रोवोक्ड द पीपल्स टू टुक वायलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये गांधी जी कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि इसको कंट्रोल करते। तो उनमें दिमाग तो इतना ही था, वो तो एकदम से बैल बुद्धि थी उनकी, तो उनकी बैल बुद्धि से इतना ही दिमाग चला उनका। उन्होंने क्या करा कि एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था कि ये भी सत्याग्रह था, तो वहां पर कहां पर चल रहा था, अमृतसर में। तो इन्होंने क्या करा कि फायरिंग करवा दी, सीधा फायरिंग करवा दी। तो यहीं से ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पर कि हुआ ये था कि 13 अप्रैल 1919 को जो लोग थे वो इस गैदर हुए थे जालियांवाला बाग के अंदर, जो कि अमृतसर में एक बाग है। वहां पर क्या हुआ था कि 2 रीजन थे, एक तो बकाशी जो कि एक उनका फेस्टिवल है, और दूसरा था प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनको प्रोटेस्ट भी करना था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये फेस्टिवल था, इस वजह से औरतें भी आई थी, बच्चे भी आए थे, आदमी भी आए थे। तो वहां पर ये पूरे देश को हिला करके रख देते इस जालियांवाला बाग इंसिडेंट ने। जब पता लगा ना कि ये हो गया तो गांधी जी ने एकदम से इमीडिएटली इसको ले लिया था, जिससे कि क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, या फिर इसको कहो कि जनरल डाकू था, उसने क्या करा कि टुक द कमांड एंड ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट गेट एंड फायर्ड ऑन द क्राउड। तो इसने क्या करा कि ये जो डाकू था, इस डाकू ने ये कहा कि सारे के सारे एग्जिट गेट बंद कर दो, और जितना भी क्राउड है वहां पर, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हों, सबके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दो। जिससे कि क्या हुआ कि देन द मैनी पीपल्स वर किल्ड एंड दिस एंगर द क्राउड एंड पीपल्स टुक ओवर द वायलेंस एंड क्लैशेस विद द पीपल्स एंड अटैक ऑन द प्रॉपर्टी। अब इससे क्या हुआ, इससे लोगों को आया गुस्सा। उन्होंने बोला बेटा तुमने मार देना, अब तुम्हें दिखाते हमारी ताकत। फिर उन्होंने क्या करा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको मारने लग गए, और जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनको जलाने लग गए। जो भी अगर कोई भी गवर्नमेंट का आ रहा था ना वहां पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको ऐसे मिट्टी में लिटा लिटा के मार रहे थे उसको। एंड गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड एंड इट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिसेशन, मतलब रिप्रेशन ऑफ अ प्रोटेस्टर।
और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये स्टार्ट हुआ था 1919 से 1924 तक। अब ये क्या था भैया, ये था कि जो एम्परर थे ओस्मान के, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर हार गए थे, जिससे कि क्या हुआ कि अफवाहें फैलाई गई कि उनके साथ में हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब एक तरीके से अफवाह ये फैलाई गई थी कि उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उनको टॉर्चर करा जाएगा, क्योंकि ये जो ओस्मान के एम्परर थे ये थे खलीफा। मतलब खलीफा जो थे वो, जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि खलीफा जो किंग थे ओस्मान के, और ये मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है, इनके अंदर इनको स्पिरिचुअल हेड माना जाता है, बिकॉज द ओस्मान किंग वाज कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके स्पिरिचुअल हेड के साथ में अगर कोई ऐसी अफवाह फैला दी जाए कि उनके साथ में बर्ताव अच्छा नहीं होगा, तो सारी सारी कम्युनिटी को घुसाएगा। वही यहाँ पर हुआ कि प्रोटेस्ट से स्टार्ट हो गया खिलाफत मूवमेंट के द्वारा, उसी को ही यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। एंड इन इंडिया टू अपोज दैट, इसको अपोज करने के लिए इंडिया से भी ऑब्वियस सी बात थी, जाने थे लोग, तो उन्होंने किसने स्टार्ट करा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट करा खिलाफत कमेटी, जो कि मार्च 1919 में बॉम्बे में स्टार्ट हो गई थी। अब ये जब हुआ था, फिर इसी के बाद में जो अगला आता है वो आता है भैया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि हम कॉरपोरेट नहीं करने वाले। अब तुम्हें जो करना था वो हमारे कॉरपोरेशन की वजह से ही कर पा रहे थे, जो वो राज कर रहे थे वो हमारी वजह से कर रहे थे। सच बात मैं बताऊं आपको, जो भी मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स का राज था वो हमारी वजह से, अगर हम उसी टाइम पर ही बोल देते कि हमें नहीं करवाना राज, आप हमारे ऊपर नहीं कर सकते, तो भैया वो करते ही नहीं। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो भैया उसके पीछे का बेसिक लॉजिक यही है कि तुम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वही यहाँ पर हुआ। तो गांधी जी ने क्या करा कि उनकी जो एक बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 1909 में, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस एंड सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन। इफ इंडियंस नॉट कॉर्पोरेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोलैप्स विद इन अ ईयर। गांधी जी का मानना यह था कि भैया कॉर्पोरेशन जो है इंडियंस की, इंडियन ने इनको छूट दे रखी है, अगर सभी के सभी डंडा उठा लें तो इनको है ना भागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के धोती उठा के भागते फिरेंगे बस। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग ये इनका था। और फिर इसके बाद में ये जो नॉन कॉर्पोरेशन था, ये मूवमेंट कैसे बना, तो यहाँ पर ये इट शुड बी अनफोल्डेड इन स्टेज। तो यहाँ पर सरेंडर हो गए, सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छा फायदा हुआ था बच्चों को कि बाइकआउट करना था सिविल सर्विसेज को, जितनी भी आर्मी है उनको बाइकआउट कर दो, पुलिस को बाइकआउट कर दो कि पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं इंडियंस, वो आ जाओ भैया घर पे। कोर्ट वाले बाइकआउट कर दो। सबसे अच्छा हुआ तो स्कूल वाले, बच्चों ने बोला स्कूल ही नहीं जाना, बंद नहीं जाना स्कूल। और उस टाइम पर गवर्नमेंट जो इंडियन स्कूल्स थी वो थी नहीं, तो वो घर पे बैठ गए, टीचर्स हो गए। तो यहां से स्टार्ट हुआ था नॉन कॉर्पोरेशनिक मूवमेंट की तरह। देन इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट यूज्ड अ रिप्रेशन द फ्यू सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो यहां से क्या हुआ कि अगर मान लो कि कुछ होता है तो यहां से एक मूवमेंट की तरह इसको लॉन्च करा जाएगा। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरीके से था, सबसे पहले तो यहां पर स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। सबसे पहले मिडिल क्लास सामने है कि भैया हम करेंगे पार्टिसिपेट पूरे पूरे जोश के साथ में। तो इन्होंने किया क्या कि स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट ने करा कि हमें नहीं करनी स्कूल कॉलेज, छोड़ो नहीं करनी। और फिर इसका सेकंड काम करा गया टीचर्स ने। अब टीचर ने बोला कि यार जब बच्चे नहीं है तो हम भी छोड़ देते। टीचर और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, जितने भी लॉयर थे वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस बाइकॉटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन अ ह्यूज बॉनफायर। तो वहां पर हुआ क्या कि ये सब तो हो गया और उसी के साथ में क्या करा कि जितने भी फॉरेन के क्लॉथ्स थे उनको जला दिया क्योंकि हम नहीं पहन रहे, तुम्हारे मुंह पर मना कर दिया। बताओ, ऐसा काम कर रहे थे इंडियंस। और फिर उसका पीपल्स बिगिंस टू वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इंडियन कपड़ा पहनना स्टार्ट करा और उसी के साथ में इंडियन जो टेक्सटाइल थी, टेक्सटाइल मिल थी, उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने लग गई। और फिर इसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेजुअली काफी ज्यादा स्लो था सिटी के अंदर। अब ये इसलिए था क्योंकि खादी क्लोथ्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे और जो गरीब आदमी थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर सेकंड ये था कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि आप बोल सकते हो कि स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ही नहीं, तो बच्चे आराम से घर पे बैठ के करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रिकलिंग बैक टू मतलब उनको वापस से जाना पड़ा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, और जो लॉयर्स थे उनको कोर्ट वापस से ज्वाइन करी। तो मतलब अगर मान लो कि आप ये कर रहे हो, आपने स्कूल वगैरह छोड़ दी, तो आपके मम्मी पापा तो मतलब आपको भेजने को तैयार है, क्योंकि आप घर को तो क्या बना दोगे मैं बता नहीं सकता। और उसी के साथ में क्या हुआ कि जो लॉयर्स थे उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि अब देखो अगर सिटी के अंदर रह रहे हो तो आपको रेंट भी पे करना होता है, आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, ऐसे फ्री के अंदर तो कोई भी नहीं रखेगा, तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रिकॉल मतलब वापस से ले लिया गया। एंड रिबेलियन इन अ कंट्री साइड, मतलब रिबेलियन का मतलब ये होता है कि अगर बात करें अवध में, तो अवध के अंदर बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट्स अगेंस्ट द तुलकर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फॉर द हाई रेंट्स फ्रॉम द पीजेंट। तो मतलब बात ये है कि जो अवध की अगर बात करें तो वहां पर बाबा रामचंद्र जो थे, उन्होंने जितने भी किसान लोग थे उनको एक साथ, जो तुल्कदर्स थे या फिर आप ये कह सकते हो लैंडलॉर्ड के खिलाफ आए कि भैया तुम इतना टैक्स नहीं ले सकते हमसे, हम नहीं दे रहे। और फिर इसके बाद यहाँ पर से स्टार्ट हुआ पीजेंट मूवमेंट, डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द एबोलिशन ऑफ बिग एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। और यहीं से बाइकॉट होना स्टार्ट हो गया लैंडलॉर्ड्स का, यहीं से बॉलीवुड का स्टार्ट नहीं हुआ था। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है उधो किसान सभा। तो उधो किसान सभा जो है वो सेटअप बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र और मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू यहाँ पर उधो किसान सभा की स्थापना हुई थी। एंड इसके अंदर क्या हुआ था कि पार्टिसिपेशन बाय द ट्राइबल्स। तो यहाँ पर यूजुअली क्या था कि जो ट्राइबल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था। और अगर बात करें गुदमान हिल्स के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेडेड इन अर्ली 1920 वायलेंस के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और फिर इसके अंदर यहाँ पर आता है कि स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ अ कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीजेस हिल्स पीपल्स। मतलब कि अगर आप बात करो कि जो हिल वाले लोग हैं, मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनको इंक्रीज इसलिए करा गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ये लगा दिया कि तुम जंगल में नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यार अब जंगल में जो लोग रहते, जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटी फॉरेस्ट चाहती है। अब अगर आप उनको ही मना करोगे तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा कि वापस से वो भी इस मोमेंट में आने लग गए। और फिर इसके बाद में एक नई फेमस पर्सनैलिटी आती, जो कि आती अलूरी सीतारमन राजू। अब अलूरी सीतारमन जो राजू हैं, उन्होंने कहा जाता था कि उनके पास में एक स्पेशल पावर। अब स्पेशल पावर ये है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते थे एंड कैन हील द पीपल्स एंड ही कुड इवन सर्वाइव अ बुलेट शॉट। उनका कहना ये भी था, लोगों का कहना ये था कि जो अलूरी सीतारमन थे वो भैया गॉड थे, भगवान थे, क्योंकि उनके पास में कैसी शक्ति थी जिससे कि अगर उनका बुलेट भी मार दोगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा। एंड रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज इन द कार्टिनेशन ऑफ अ गॉड। मतलब कार्टिनेशन मतलब कि अवतार हैं भगवान का। एंड ही सपोर्टेड गांधी जी, और इन्होंने गांधी जी का खूब सपोर्ट करा था। एंड इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट परस्यूड द पीपल्स टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। मतलब एक तरीके से उनका कहना यह था कि अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अगर तुम्हें सहयोग करना है तो भैया इंडिया के कपड़े पहनो जो इंडिया बना रहा है, और उसी के साथ में जो पीना वगैरह है वो सब कुछ तुम छोड़ दो। मतलब समझ रहे हो, शराब वगैरह सब कुछ छुटवा दी थी। एंड बट बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस। बट इनका मानना यह था कि यार नॉन वायलेंस से कब तक लड़ेंगे, थोड़ा बहुत हथियार उठा करके थोड़ा कोई क्लाइमैक्स सीन बनाओ। और फिर इसके अंदर यहाँ पर आता है कि कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, मतलब क्यों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो अगर बात करें चौरी चौरा जो कि यूपी में है, 1922 के अंदर गोरखपुर एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या हुआ था, चौरी चौरा एक गांव है, ठीक है, एक गांव था। तो वहां पर क्या हुआ कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द पुलिस। मतलब एक तरीके से एक आराम से बहुत ही पीसफुल आराम से लोग हैं, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं किसने क्या किया, उन्होंने इसको है ना वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि 22 पुलिस वाले मार दिए गए थे इस इंसिडेंट में। महात्मा गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट, मतलब एक तरीके से हॉल्ट टू NCM, मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहाँ पर बंद करना पड़ा। और फिर इसका हमने यहाँ पर चल पड़े हम सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। अब सिविल डिसओबीडियंस के कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फिर
गांधी जी ने बोला कि यार नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर इन्होंने नया लॉन्च कर दिया, चलो नई चीज निकालते, वो निकालते सिविल डिसोबीडियंस। अब इसका मतलब ये था कि लीडर विद द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविजनल काउंसिल। तो यहाँ पर कहना ये था कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे काउंसिल प्रोविजनल इलेक्शन में। दे फेल्ट दैट दे कैन ओपोज द ब्रिटिश पुलिस विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। तो इनका मानना ये था कि यार अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम पुलिस वालों को बोल देंगे यार छोड़ो यार ये तो ऐसी ही है, मतलब हमारी याद में, तो ऐसे करवा के इनका मानना ये था। और यहीं से स्टार्ट होती है भैया स्वराज पार्टी की स्थापना। एंड इसके टू फैक्टर शेप्ड द इंडियन पॉलिटिक्स। और यहीं से ही दो चीजों ने यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि एग्रीकल्चर क्राइसिस था, और फिर इसके बाद में सेकंड था साइमन कमीशन। अब देखो यार साइमन कमीशन के अंदर बात ये थी कि गो बैक साइमन का नारा लगा दिया था। ये हेड जो था यहाँ पर सर जॉन साइमन जो था, गिवन टास्क टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको काम दिया गया था कि यार तुम है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करो। तो आप लोगों को बताता हूँ कि इंडियन की खास बात होती है कि ये अगर कोई काम को करते तो बहुत ही अच्छा करते, अगर किसी से दुश्मनी कर लेते तो उससे इतनी दुश्मनी करते कि उसके मुंह पर बेइज्जती कर देते, मुंह पर। तो यहीं पर इन्होंने एक नया नारा निकाल दिया, गो बैक साइमन। और आई थिंक कि पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट भी हुआ था जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा, बताते तो बड़ा मजा आता तुम्हें, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि लीडर सच एस जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट करा था इसमें। बिकम द एक्सट्रेटिव एंड अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिटिश डोमिनेंस एंड दियर इन्फ्लुएंस। तो मतलब बात ये थी कि यार इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा था बड़े बड़े नेताओं ने, और इन्होंने ही ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस करा था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ बस। और फिर इसका यहाँ पर स्टार्ट होता है दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, मतलब कि पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए भैया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था हमें पूरी पूरी आज़ादी चाहिए, हम तुम्हारी इस छोटी मोटी आज़ादी से नहीं चाहिए। और इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January वुड बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस बट इट वॉज नॉट अचीव। और वहीं पर ही कह दिया गया था कि यार 26 जनवरी को हम पूरे आज़ाद हो जाएंगे, पर ये नहीं मिला था। So गांधी जी हैज अनदर आइडिया टू गो विद इट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर इसका बाद में गांधी जी ने बोला कि मेरे पास में एक और रास्ता है, क्योंकि हम इंडियन है तो हमारे पास में रास्ते खूब होते हैं। तो यहीं से फिर स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर इसका अपने यहाँ पर आती है एक फेमस मार्च जिसको कि सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च भी कहा जाता है। अब ये क्यों स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी कि जो सॉल्ट था वो रिच लोग भी खाते, पुअर लोग भी खाते हैं, एक एसेंशियल फूड आइटम है, तो यार उसके ऊपर टैक्स क्यों लगाते हो? हर किसी को बनाने भी तो उनका ये था कि ना तो टैक्स भी देना पड़ेगा और तुम इसे बना भी नहीं सकते, तो वो इतनी सस्ती चीज थी उसके लिए भी तुम टैक्स ले रहे हो, ये सब फेयर नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया। तो फिर इसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे एक तरीके से लेटर वगैरह भी लिखे थे उसको, पर वो माना नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या करा कि स्टार्ट कर दिया 12 मार्च 1930 को। इन्होंने लेटर में लिखा था कि मैं इतने को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो माना नहीं, तो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड करा था 6 अप्रैल 1930 को। और इन्होंने एक लेटर लिखा था विक्री इरविन को स्टेटिंग द 11 डिमांड्स, और इन्होंने 11 डिमांड्स लिख दी थी, फुलफिल्ड बाय द 11th of March। इन्होंने कह दिया कि भैया देख यार 11 तक क्या तो डिमांड फुलफिल कर दे, या फिर तो हमारा देखना अब हम क्या करने वाले। और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो डांडी मार्च थी इसके अंदर 78 वॉलंटियर्स थे, 240 माइल्स की थी पूरी डांडी मार्च, और इसको कंप्लीट करने के लिए 24 दिन लग गए थे। एंड वॉयलेटेड अ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग लॉ, और इन्होंने मतलब कि जो नमक बना करके इस जो लॉ था इसकी बैंड बजा दी थी। और फिर इसका यहाँ पर ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से लेकर के दांडी तक स्टार्ट हुई थी। और जो इमेज ऑफ भारत माता है वो क्रिएट करी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, और जो भारत माता की इमेज है मतलब कि वो पेंट करी गई थी अबिंद्रनाथ टैगोर से। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्रिएट करी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, फिर उसका बाद पेंट करी गई थी अबिंद्रनाथ टैगोर से। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ही लेना।